हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लास 10th का 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे आपको साइंस सब्जेक्ट का एक सैम्पल पेपर लेके आया हूँ जो कि सॉल्व कराऊंगा। तो थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान देना। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि सैम्पल पेपर 02/2020-2021 का ये सैम्पल पेपर है बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, इससे हमको मतलब नहीं है। हम चलते हैं ये अपना सेक्शन ए पार्ट पे, जो यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन ए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया है स्टूडेंट्स, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि जो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस केमिकल इक्वेशन को, मतलब जो भी केमिकल इक्वेशन हमारी लिखी गई है उसको आप बैलेंस करो और साथ ही साथ ये भी बताओ आइडेंटिफाई करके, पहचान के, कि ये जो रिएक्शन लिखी गई है वो किस टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का हमारा केमिकल इक्वेशन लिखा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस एवॉल्व हो रही बच्चों इसी के साथ। तो बच्चों, अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखें, मतलब केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है हमारा जो कि रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। और रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2 होता है। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारी हाइड्रोजन गैस भी एवॉल्व हो रही है। यहाँ स्क्रीन पे जो मैंने ये रिएक्शन लिख दिया है, यही रिएक्शन एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे हो रही है। और स्टूडेंट्स, इसको हमको बैलेंस करना है, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्टेंट के साइड में मैग्नीशियम कितना है बच्चों, रिएक्टेंट के साइड में मैग्नीशियम 1 है और इधर भी मैग्नीशियम 1 है। हमारा प्रोडक्ट के साइड में भी मैग्नीशियम हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस निकल रही, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लगा लेते हैं। अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन प्रोडक्ट के साइड में 2 है और रिएक्टेंट के साइड में भी 2 हो गई, हाइड्रोजन 2 इधर भी हो गई और प्रोडक्ट के साइड में भी 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अभी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ और दिया है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा कि जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। ये एक टाइप का हमारा सॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, और वो करेगा भी, क्योंकि अगर आपको याद होगा या थोड़ा सा आप रिकॉल करो रिएक्टिविटी सीरीज, तो हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी उसमें जो मैग्नीशियम था वो हाइड्रोजन से ऊपर था, मतलब कि जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चों, कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है बच्चों। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर से वही इंस्ट्रक्शन दिया है। दूसरा जो पार्ट है इसका और वाला, उसको भी हम कर लेते हैं
कह रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड है बच्चों, वो बेरियम आयोडाइड से रिएक्शन करने के बाद पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है। ठीक है, थोड़ा हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप देखो मैं लिख रहा हूँ। पोटेशियम ब्रोमाइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज KBr, और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बेरियम आयोडाइड से, तो ये क्या हो जाएगा, BaI2 होगा, क्योंकि बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। और ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है, Ki बन जाएगा यहाँ पे हमारा, और इसी के साथ साथ हमारा क्या बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड बनेगा, मीन्स BaBr2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको हमको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, और उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप है केमिकल इक्वेशन का। तो इधर देखो पोटेशियम हमारा 1 है यहाँ पे, और प्रोडक्ट के साइड में भी पोटेशियम 1 है, ये बैलेंस है ऑलरेडी। ब्रोमीन की बात करें अगर, तो ब्रोमीन कितना है, लेफ्ट साइड में हमारा 1 ब्रोमीन है और प्रोडक्ट के साइड में 2 ब्रोमीन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने 2 कर लिया और 2 कर लिया यहाँ पे, तो हमारा पोटेशियम 2 हो गया। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। तो 2 पोटेशियम इधर, 2 पोटेशियम इधर, 2 ब्रोमीन इधर, 2 ब्रोमीन इधर। अब हम चलते हैं बेरियम के पास। बेरियम यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट के साइड में भी बेरियम 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। आयोडीन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आयोडीन 2 हो चुका है, क्योंकि ये 2 पोटेशियम के लिए भी कंसीडर करेंगे हम और आयोडीन के लिए भी। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं वो सारे के सारे बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं, मींस बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल इक्वेशन हमने अभी लिखी थी, कौन सी, पोटेशियम ब्रोमाइड था KBr, और क्या था, बेरियम आयोडाइड था हमारा BaI2, और ये रिएक्शन करके क्या बना रहे थे, हमारे क्या प्रोडक्ट मिल रहा था हमको, पोटेशियम आयोडाइड मिल रहा था और बेरियम ब्रोमाइड मिल रहा था, BaBr2। ठीक है, तो इसमें यह भी पूछा है बच्चों कि आइडेंटिफाई करो ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है हमारा। तो आप यहाँ पे देखो कि जो ये पोटेशियम ब्रोमाइड है बच्चों, ये कैसे ब्रेक हो रहा है, K+Br- में ब्रेक हो जा रहा है, और ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, आयंस में ब्रेक हो जा रहे हैं, और उसके बाद अपने आयंस को एक दूसरे से इंटरचेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो BaI2 है ये कैसे ब्रेक होगा, Ba2+ और I-1। ठीक है, तो ये दोनों आपस में आयंस का इंटरचेंज कर लेंगे। ये जो पोटेशियम है वो आयोडीन के साथ चला जा रहा है और पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है, और जो ये ब्रोमीन है वो बेरियम के साथ जाके बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले वाले में कौन सा हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है स्क्रीन पे, आप सभी देख पा रहे होंगे कि कह रहा है इज द डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट एक्सोथर्मिक आर एंडोथर्मिक इन नेचर। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो भी प्रोवाइड करूंगा उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा ना कि आपको एकदम जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही इजी समझ में आएगा, बहुत ही इजी लगेगा, और आप बोर्ड एग्जाम में ना बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करके आओगे। ये हमारी गारंटी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन करते हैं तो वो किस टाइप के रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है या फिर एंडोथर्मिक को। तो थोड़ा सा हम इसका केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, अगर वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपको केमिकल इक्वेशन पता है उसकी, तो उसके सॉल्यूशन में केमिकल इक्वेशन जरूर मेंशन करो, क्योंकि केमिकल इक्वेशन मेंशन करने से जो भी एग्जामिनर रहता है ना, उसके ऊपर आपका जो इंप्रेशन रहता है वो बहुत बेटर इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो इसका अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखें तो फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये है हमारे पास फेरस सल्फेट और इसको हम डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोज करने का मतलब बच्चों क्या होता है, डिकम्पोज कोई भी जो भी सब्सटेंस है, जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास, वो तभी डिकम्पोज होगा जब वो किसी तरह का हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे और ये फेरस सल्फेट क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, क्या क्या बनाएगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में वो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और इसी के साथ सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस एवॉल्व होगी और इसी के साथ साथ हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन लिख दी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, मतलब डिकम्पोजिशन तो है ही है, तो ये एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि डीकम्पोजिशन में क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, फेरस सल्फेट जो है वो हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर ब्रेक हो रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस में। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है फेरस सल्फेट, इस वजह से ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों हमारी, आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट के द्वारा, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको एक क्लू बता देते हैं, ठीक है, ट्रिक बता देते हैं कि जब भी डिकम्पोजिशन होता है ना, तो वो हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक होती है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में डिकम्पोजिशन हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन वहां पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, थर्ड क्वेश्चन, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज काज्ड बाई। स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो वाटर की हार्डनेस होती है उसका रीजन क्या होता है हार्डनेस का। तो वाटर की हार्डनेस का जो रीजन होता है वो ये जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दिया ना, MgHCO3 का होल ट्वाइस, मतलब कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये वाटर के हार्डनेस का बहुत बड़ा कॉज होता है। और इसी के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी होता है, मतलब CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये भी कॉज होता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट भी कॉज होते हैं वाटर की हार्डनेस के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी कॉज हैं वाटर की हार्डनेस के लिए, मतलब कि ये सभी वाटर की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कि उस मिरर का नाम बताओ जिसमें जो कि इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज दे हमको। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इरेक्ट और इनलार्ज इमेज हमारा बनता है कॉन्वेक्स के मिरर के केस में। आप यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज करना। हमने जो कंडीशंस पढ़ाई थी इमेज फॉर्मेशन की कॉनकेव मिरर के केस में, तो उसमें जो लास्ट वाली जो कंडीशन थी कि जब भी हम पोल और फोकस के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका जो इमेज फॉर्म होता है ना बच्चों, वो इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और
यहाँ पे हमारा फोकस है अगर, तो स्टूडेंट्स ये पोल है हमारा, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से एक लाइट रे पास करेगी, तो ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और दूसरी जो लाइट रे पास करेगी बच्चों वो कहाँ से जाएगी, पोल पे इंसिडेंट होगी और वो ऐसे निकल जाएगी। ये इधर कहीं नहीं मिलेंगी मिरर के सामने, ये मिरर के पीछे मिलेंगी। अगर हम इसको थोड़ा सा बैकवर्ड साइड में प्रोड्यूस करें तो ये पीछे ऐसे ऐसे जाएगी और ये ऐसे ऐसे जाएगा हमारा, ये यहाँ कहीं दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इमेजिन करते हैं हम ऐसा, तो ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है और इसका इमेज इतना बड़ा बन रहा है, तो ये इमेज क्या है, इन लार्ज साइज का है और अपराइट इरेक्ट इमेज है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाई आर डेंजर लाइट सिग्नल्स रेड इन कलर। कह रहा है कि जो डेंजर लाइट सिग्नल्स होते हैं वो कलर में रेड होते हैं, क्यों, रेड कलर का ही यूज़ किया जाता है डेंजर लाइट सिग्नल को शो करने के लिए। तो स्टूडेंट्स जब हम स्कैटरिंग पढ़ा रहे थे दूसरा चैप्टर, वहाँ पे हमने बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, क्यों रेड कलर को ही डेंजर शो करने के लिए, डेंजर का इंडिकेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, बट यहाँ सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्यों हम ऐसा करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा वेवलेंथ का होता है, मतलब कि लॉन्ग वेवलेंथ। एक यहाँ पे जो रीज़न हो जाएगा वो मेन रीज़न यही है कि जो रेड कलर होता है बच्चों वो लॉन्ग वेवलेंथ का होता है। लॉन्ग वेवलेंथ का होने का मतलब ये है कि उसकी जो डिस्टेंस होगी, मतलब कि वो काफ़ी डिस्टेंस तक वो रेड लाइट क्या करती है, ट्रेवल कर लेती है, और जो बहुत ही दूर पैसेंजर्स हैं या जो भी ह्यूमन है वो उसको देख पाते हैं कि वहाँ पे डेंजर सिग्नल लगा हुआ है और हमको वहाँ पे नहीं जाना है। और ये इसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, इसी वजह से ये फॉग या फिर डस्ट या फिर क्लाउडी जब हमारा वेदर रहता है तो भी बहुत ही अच्छे से दिखता रहता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है और वेवलेंथ लॉन्ग होने की वजह से ये जल्दी स्कैटर नहीं होता। ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करता है इसकी जो लाइट होती है, तो इस वजह से हम डेंजर शो करने के लिए रेड लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पे 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट का 2 एग्जाम्पल देना है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल हमारा है हाइड्रेटेड सॉल्ट का। एक होता है हमारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों इसका Na2CO3.10H2O, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब डेका क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें इसी में दूसरा हाइड्रेटेड सॉल्ट हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा जिप्सम। दूसरा हाइड्रेटेड सॉल्ट हमारा है जिप्सम बच्चों, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गए हमारे। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला अगर हम देखें तो बोल सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन हाउ एंटासिड वर्क्स। और वाला क्वेश्चन जो दिया है कि पूछ रहा है कि एंटासिड जो होते हैं बच्चों वो किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स एंटासिड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी एसिड के अगेंस्ट वर्क करें, एसिड्स के अगेंस्ट उनकी प्रॉपर्टी हो, मतलब कि बेसिस की बात कर रहे हैं हम। और एंटासिड कैसे वर्क करते हैं, अगर कहीं पे भी या हमारे बॉडी में जो एसिड है वो ज़्यादा हो गया तो हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम फील होती है, और उस एसिडिटी को ये एंटासिड्स जाके क्या कर देते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब उस एसिड से रिएक्शन करके वो
उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और साल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे एंटासिड वर्क्स करते हैं। और अगर हम एक दो एंटासिड्स का नाम यहाँ पे देखें क्या होता है, तो जितने भी बेसिस हैं स्टूडेंट्स, आप उन सभी को कंसीडर कर सकते हो एज ए एंटासिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्सप्लेन। कि किस तरीके से जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब किस तरीके से अगर हम उसका रेजिस्टेंस वेरी कराएं तो क्रॉस सेक्शन वेरी करता है, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर वेरी कराते हैं तो रेजिस्टेंस वेरी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। अगर यहां से हम स्टूडेंट्स देखें तो जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है बच्चों, अगर हम इंक्रीज करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वायर का वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बच्चों। और अगर इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके इस वजह से ये क्या करेगा, अगेंस्ट वर्क करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज तो होगा ही, अगर बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस वायर का डिक्रीज होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम घटाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस जो भी होगा वायर का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि वाई इज एन अल्टरनेटिंग करंट, 8th नंबर वाला क्वेश्चन है, वाई इज एन अल्टरनेटिंग करंट कंसीडर्ड टू बी एडवांटेजियस ओवर डायरेक्ट करंट फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहा है कि जो अल्टरनेट करंट होती है वो ज़्यादा एडवांटेजियस होती है, मतलब कि उसका ज़्यादा एडवांटेज होता है इन कंपेरिजन टू डायरेक्ट करंट। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट करंट के कंपेरिजन में अल्टरनेटिंग मतलब एसी ज़्यादा हमारा एडवांटेजफुल होता है। तो क्यों होता है, उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स की जो डायरेक्ट करंट होती है उसको हम ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एसी करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके। अगर हमको रिड्यूस करना है तो स्टेप डाउन लगाएंगे, अप करना है तो स्टेप अप लगाएंगे। तो इस वजह से हम एसी करंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर कूलम। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जूल पर कूलम किसकी यूनिट होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है बच्चों। तो जूल पर कूलम अगर हम देखें तो जो हमारा पोटेंशियल होता है दैट इज W अपॉन में Q, W अपॉन में चार्ज मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज जो होता है। तो यहाँ पे अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल हो जाएगी, और जो चार्ज की यूनिट होती है दैट इज कूलाम होती है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाएगा। तो जूल पर कूलाम जो यूनिट होती है वो किस फिजिकल क्वांटिटी की होती है, दैट इज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। ठीक है बच्चों।